एक्सप्रेस इंटरव्यूज। जर्नलिज्म स्कूल में पहले दिन एक रूल सिखाया जाता है कि जर्नलिस्ट का काम लोगों तक न्यूज़ को पहुंचाना है, जर्नलिस्ट खुद न्यूज़ नहीं है। बट रिसेंटली अ जर्नलिस्ट वोन रेबन मैक्सेस अवार्ड एंड मेड नेशनल हेडलाइंस। वो जर्नलिस्ट आज हमारे साथ हैं, रवीश कुमार। रवीश एनडीटीवी से करीब 25 साल से जुड़े हुए हैं और आज हम इनसे बात करेंगे। पहले तो सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, धन्यवाद इस अवार्ड के लिए। और पहले मुझे ये बताइए कि ये अवार्ड आज के दौर में मीडिया के लिए, रवीश के लिए और आपके चैनल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एक ख़ास राजनीतिक समूह के ज़रिए दिन रात अभियान चलता रहता है और व्हाट्सएप पे भी हमारे बारे में या हमारे चैनल के बारे में, एनडीटीवी के बारे में कई तरह के अभियान चलते रहते हैं। बहुत हद तक लोगों ने उस पर यकीन भी किया कि ये इस तरह की पत्रकारिता करते हैं जैसा वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैला रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने इस बात को रियलाइज़ किया कि वो समूह जिस पे वो लोग राजनीतिक तौर पे भरोसा करते हैं उन्हें अंधेरे में रख रहा था, उन्हें बेवकूफ़ बना रहा था इन सारे चीज़ों को लेकर। और ख़ुद मेरे बारे में ही इतने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मीम चलते हैं, इतनी फ़र्ज़ी बातें चलती हैं कि मैं चाहूँ भी तो उनका खंडन नहीं कर सकता हूँ। और क्योंकि उनका आईटी सेल का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना बड़ा व्यापक है, गांव तक है कि वो लोगों तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी दर्शकों ने उस पूरे अभियान को फेल कर दिया और वो देखते रहे, वो मेरे पास आते रहे, हमारे चैनल तक आते रहे और अपना विश्वास बनाए रखा उन्होंने। तब भी जब रात के 9 बजे मैं प्राइम टाइम करता था और कई जगह से मैसेज आते थे कि अचानक हमारे केबल पे आपके कार्यक्रम को गायब कर दिया गया है, आवाज़ आती है मगर वीडियो नहीं है, वीडियो आता है मगर आवाज़ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे दर्शकों ने यूट्यूब पर जाकर मुझे ढूंढा, देखा। तो इसलिए मैं वहाँ से भी कह रहा था कि ये पुरस्कार मुझे नहीं मिला है, ये उन दर्शकों को मिला है जिन्होंने इतनी मेहनत की। इन तमाम तरह के अफवाहों, अभियानों के बावजूद उन्होंने मेहनत की। तो मुझे लगता है कि उनका इकबाल, एक दर्शक होने का इकबाल, एक पाठक होने का इकबाल और बुलंद हुआ होगा। आपने सोशल मीडिया की बात की, उस पर हम दोबारा से आएंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, शुरुआती दौर की बात करते हैं कि आप जिस जगह से आते हैं, बिहार से, वहाँ पे ट्रेंड है कि लोग सिविल सर्विस की तैयारी ज़्यादा करते हैं या फिर डॉक्टर बनते हैं या फिर इंजीनियरिंग करते हैं। आप जर्नलिज्म में कैसे आ गए? एक तो मैं गणित में बहुत कमज़ोर था, तो कोई चांस नहीं था कि मैं इंजीनियर बन सकता था। अब भले कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का आदमी कोई मानद डिग्री दे दे, लेकिन मैं फिर भी इंजीनियरिंग तो कर ही नहीं सकता हूँ। अगर कोई फ्री में भी डिग्री दे दे तो वो रास्ते तो मेरे लिए बंद थे। सिविल सर्विसेज मुझे आसपास सुनता था कि बनने के लिए यही बना जाता है। बहुत सारे नौजवान लड़के, चूँकि उन्होंने आईएएस बनने से पहले दहेज की रकम तय कर रखी थी कि क्या क्या लेना है, और बहुतों ने लिया भी। आज अच्छे अच्छे पोस्ट पर बैठे हैं, लेकिन उनको इनिशियल सामान खरीदना नहीं पड़ा, सब दहेज से आ गया था उनका। गाड़ी भी नहीं खरीदनी पड़ी। और ये वो जो हम लोगों को 20-25 साल यात्रा तय करके गाड़ी खरीदनी पड़ती है, बीच में म्यूज़िक सिस्टम खरीदना है, उन लोगों को सब एक ट्रक से आ गया वो तो सारा। तो ये अभी भी है, ये समाज की सच्चाई है, इसमें कहाँ भाग के जाएंगे इससे। पर मुझे ये दिल्ली आने के बाद जब मैं आया तो मेरे जो शिक्षक थे वो काफ़ी अच्छे थे, ख़ासकर इतिहास के। उन लोगों का असर मेरे दिमाग पे बहुत गहरा हुआ। एक तो वो सभी वर्ल्ड क्लास हिस्टोरियन थे, दुनिया के हर अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आए थे, पढ़ने के लिए जा रहे थे, अच्छी स्कॉलरशिप लेकर आए थे, मिल रही थी उनको। वो सब पढ़ा रहे थे और उन्होंने हिंदी में भी हम लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया ताकि हम लोग पढ़ सकें। तो उन्होंने पहली बार ये सब रियलाइज़ किया। तो मुझे लगता था कि हाँ, हिस्टोरियन बनना चाहिए, ये शानदार काम है टीचर बनना। पर वहाँ भाषा की थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि कैसे हम उसको कोप करें। पर इस बीच हाँ, पर हमारे लिए शिक्षकों ने या हम जैसे कुछ छात्रों के लिए हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दिया था। पर उन्हें भी दिक्कत आ रही थी हिंदी में पढ़ाने में, लेकिन वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो साथ साथ थोड़े थोड़े हम अंग्रेज़ी वाले हो रहे थे, थोड़े थोड़े वो हिंदी वाले हो रहे थे। तो बहुत एकोमोडेटिव और डेमोक्रेटिक टीचर थे वो लोग। और इस बीच हमारे जो अनिल सेठी थे वो कहते थे कि यार तुम लिखते बहुत अच्छा हो, तुम्हें जर्नलिस्ट बनना चाहिए।
तो वो बात एक दिमाग में रह गई थी कि ठीक है। तो जब एक स्टेज आया कि जब लगा कि नहीं, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो नहीं पढ़ पाएंगे, आप रिसर्च क्या करेंगे, पर्चा कैसे लिखेंगे, आप खुद के लिए लिख लें और कोई ना पढ़े, तो और चीज़ें भी नहीं मिलती थी, तो लगा कि ठीक है पत्रकारिता की तरफ चलते हैं। और वो दिमाग में आ गया था बीच बीच में लिखने का, और वो एक फ्रेम बन रहा था। टीचर ने एक बार जो कह दिया था, वो हमेशा कहते थे कि तुम अपनी राइटिंग की तरफ देखो, तो मैं कहता था अरे सर आप ही को नज़र आती है, मुझे तो इसमें कुछ खास बात नज़र नहीं आती है। और उसके बाद फिर आपका जुड़ाव एनडीटीवी से हुआ या उससे पहले आप? नहीं, मैं जनसत्ता में फ्रीलांस करता था थोड़े समय के लिए। जो रविवारिया थी तो मंगलेश डबराल जी कभी कभी कुछ काम दे देते थे, वहाँ भी बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात हुई मेरी। फिर एनडीटीवी में आ गया। फिर हाँ, एनडीटीवी में आया तो मुझे कहीं नौकरी मिल नहीं रही थी, सब जगह गया मैं, लेकिन पर ये सामान्य बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उस तरह के चाय बेचने टाइप से मैं कहानी नहीं बता रहा अपनी, पर आया यहाँ पे और कोई काम नहीं था तो मुझे जो गुड मॉर्निंग इंडिया एक प्रोग्राम आता था, उसमें बहुत सारे सेगमेंट होते थे, उनके पोस्ट बॉक्स नंबर होते थे कि आप अपना रिएक्शन दें, फीडबैक दें, सवाल दें। तो वो सब बोरियों में भर के चिट्ठियाँ आती थी और मैं उन चिट्ठियों को एंकर के हिसाब से सॉर्ट आउट करता था, फिर उनमें फीडबैक पढ़ता था। हाँ, आज भी वो बोरियों में भर के चिट्ठियाँ आती हैं, पर वो मेरे लिए आती हैं तो मैं पढ़ता हूँ, तो मुझसे वो चिट्ठियाँ फेंकी नहीं जाती, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। अब मैं कितनी चिट्ठियाँ जमा कर सकता हूँ, मेरे पास स्टोरेज नहीं है, पर अच्छी लिखावट वाली चिट्ठियों को मैं एक साथ छांट के कहीं रख लेता हूँ। अब तो एसएमएस और व्हाट्सएप का ज़माना, अब तो इनबॉक्स नहीं, इनबॉक्स में भी आता है, लेकिन हाथ से लिख के लोग भेजते हैं अभी भी। रोज़ 10 से 15 और किसी किसी दिन 50-100 चिट्ठियाँ आती हैं और हाथ से लिखी होती हैं। इसीलिए उन चिट्ठियों को पढ़ते हुए दर्शक या पाठक के बारे में मेरी एक अलग समझ बनी है। बहुत जिम्मेदार लोग हैं। इतना आसान नहीं है कि किसी के लिए 4 पन्ने की चिट्ठी हाथ से लिखना, कहीं छोड़ने गए होंगे, ये उम्मीद कर रहे होंगे कि वो जवाब देगा। वो भी आज के हाँ, वो भी आज के ज़माने। हाँ, आपका 3-3, 4-4 बोरियां चिट्ठियाँ निकालता हूँ हफ्ते के अंत में अपने कमरे से। तो पहले आपने ये चिट्ठी छांटने वाला काम किया, फिर हाँ, रवीश की रिपोर्ट कैसे स्टार्ट? नहीं, फिर उसके बाद वो रिसर्चर बन गए, ट्रांसलेटर बन गए। फिर एक दिन राधिका रॉय ने कहा कि हमने डिसाइड कर लिया कि आप रिपोर्टिंग करेंगे। जब आप ही ने डिसाइड कर लिया तो हम कर लेते हैं। तो जब रिपोर्टर बन गया तो घूमने लगा तो देखा वाह क्या दुनिया है। तो कैमरे से फियर हुआ था कभी? मतलब नहीं, वो सब नहीं हुआ था। नहीं था। तो नहीं, जैसे आपको अपना फर्स्ट असाइनमेंट आप उस तरह से तो याद नहीं है, पर कुछ याद है कि जाना था नॉर्थ ब्लॉक, तो नरेंद्र गोडावली थे। मैंने कहा भाई ये किधर है, क्या होता है इसमें, ये होम मिनिस्ट्री किधर है? तो वो ये सब बड़े एक्सपर्ट कैमरा पर्सन थे, हम सब ऐसे बताते थे ये गाड़ी नंबर, ये स्पीकर की गाड़ी, ये पीएम की गाड़ी, ये होम मिनिस्टर की गाड़ी है, ये ऐसे जाती है, वो ऐसे जाती है, अशोक रोड चलो, अकबर रोड चलो। तो कुछ उन लोगों ने काफ़ी हेल्प किया। टीम वर्क बहुत अच्छा था एनडीटीवी में उस समय। एक नया चैनल था, सबका आउटलुक, सब अच्छे जगह से पढ़कर आए थे, सब अच्छे लोग थे, तो गजब की कॉमरेडरी थी, बहुत मज़ा आता था। शूट पे जाने का मतलब आपको एकदम 2-3 लाजवाब लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता था। कितने रीटेक्स हुए थे सर आपके पहले पीटीसी में? मैं कम करता था क्योंकि मैं डेस्क से गया था और बैठ के दिन भर बाकी लोगों की स्टोरी में मैं एक तरह से हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं गरियाता रहता था कि ये क्या लाइन है, ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे बोल रहा है, इसको ठीक से बोलने नहीं आया, रिपीट कर दिया। तो मैं जिन पॉइंट पे दूसरों को क्रिटिसाइज़ करता था वो गलतियाँ मैं नहीं करता था। तो ये बात आप मेरे शुरू के कैमरा पर्सन से पूछ सकते हैं कि मैं कितना टेक लेता हूँ। अब वो ज़्यादातर यही बताएंगे कि कोई रीटेक नहीं होता है और उनके इंस्ट्रक्शन ही यही होता है, इसीलिए वो हमेशा अलर्ट रहते हैं कि मैं कभी भी मुड़ता हूँ और बोल देता हूँ और वो दोबारा मुझसे बोला नहीं जाता है। तो ये जब रवीश की रिपोर्ट हुई, फिर आपने प्राइम टाइम एंकरिंग करने लगे, आपको वॉइस ऑफ वॉइसलेस कहा जाता है। लेकिन इसके साथ एक जो नैरेटिव है, आप एंटी मोदी पत्रकार हैं। नहीं, ये देखिए, ये सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ, है ना, लेकिन ये उनका बनाया हुआ एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है मेरे खिलाफ। एक पत्रकार कैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ हो सकता है? क्या कर लें, हम उनके खिलाफ चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी एक स्टोरी करते हैं जो पब्लिक में रखते हैं। मेरी किसी स्टोरी का जवाब तो उन्होंने दिया नहीं पब्लिक में, तो वही रख देते तो पता चल जाता। तो ये ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये इस्टेब्लिश किया गया कि मैं कोई एंटी मोदी हूँ, है ना। अब ये इसलिए किया गया ताकि लोग ये ना पूछें कि भाई ये 99% मीडिया इतना गोदी मीडिया कैसे बना हुआ है ना।
तो उस सवाल से ध्यान भटकाने के लिए मुझे कोई एंटी मोदी बनाया गया। मैं तो मतलब मोदी जी भी हंसते होंगे कि मतलब ये क्या कर लेगा, मुझे तो चार इतनी सीटें मिली है, अगले वाले चुनाव में पता नहीं और डबल मिल जाएंगी, है ना, जितनी सीटें पार्लियामेंट में नहीं उससे भी ज़्यादा मिल जाएंगी। तो मैं कोई एंटी मोदी वोदी नहीं हूँ। लेकिन एक बात जो आप अक्सर, जैसे आपने गोदी मीडिया वाली बातें कही, आपको लगता है कि ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से अभी टीवी जर्नलिज्म खास जीरो क्यों ऐसा? ये आप जो मोदी जी के समर्थक हैं उनसे भी जाके पूछिए, वो भी कहेंगे कि ये शर्मनाक है मीडिया। पर वो क्या करें बेचारे, वो मीडिया तो उन्होंने चुना नहीं है। वो सारे लोग जो उनको वोट करते हैं उनको भी पता है कि ये बहुत घटिया मीडिया है, उनको भी पता है कि अखबारों में अब वो खबरें नहीं छपती हैं, उनको पता है। तो ये मीडिया ने क्या किया है कि देखिए, वो राजनीतिक फैसला नरेंद्र मोदी को चुनना है या किसी और को नहीं चुनना है, वो अपना राजनीतिक फैसला करते हैं। मतदाताओं का समूह वो उसमें अपना माइनस प्लस देखता है, फिर लगता है कि हमको यही ठीक है तो उनको चुनता है। हाँ, लेकिन ये जो मीडिया है वो वही जो नरेंद्र मोदी को चुनता है, वही आदमी समझता है कि ये मीडिया जो है उसका नहीं है, जनता का नहीं है। वो इस बात को समझ गया है, समझ रहा है। और ख़ासकर नौजवान जो उनको नौकरी नहीं मिली, उनकी कोई आवाज़ होती है, धरना प्रदर्शन करते हैं, लाठी से पीट जाते हैं बेचारे, और वो व्हाट्सएप बना के घुमाते रहते हैं आपस में सर्किल में, जो अंत में मेरे तक भी पहुंच जाता है। उनको कोई मीडिया वाला दिखाता नहीं है। तो मीडिया ने मोदी की ही जनता को बाहर कर दिया है। तो जो मोदी का वोटर है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा मीडिया से डिस्प्लेस्ड कर दिया गया है ना। मीडिया ने उसको उठा के फेंक दिया है मोदी के वोटर को कि तुम भागो, तुम्हारा काम हो गया है। इसीलिए आप देखिए कि जो नौकरियां चली गई हैं लोगों की, तो वो सब मोदी वोटर हैं। वो आगे भी वही मोदी जी को वोटर देंगे। मतलब मैं ये नहीं कहता कि उनको नौकरी चली गई तो मोदी को वोट नहीं देंगे, वो आगे भी देंगे वो, लेकिन उनकी कहानी तो आनी चाहिए ना। वो चाहते हैं कि उनकी बात प्रधानमंत्री तक सुनाई जाए, पहुंचाई जाए, लेकिन वो मीडिया उनकी बात नहीं पहुंचाता है, जबकि वो है मोदी का ही वोटर। तो मोदी का वोटर हो जाने से आपको गोदी मीडिया मिल जाएगा, ये गारंटी नहीं है। यही मैं समझाता हूं लोगों को कि ये जो गोदी मीडिया है भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, और दैनिक स्तर पर रोज हत्या करता है। ये जो गोदी मीडिया, जो टीवी का एजेंडा खोल के जो चल रहा है, ये बात मुझे कोई लाग लपेट के नहीं साथ नहीं कहता हूं, मैं साफ साफ कहता हूं कि आप अखबार पढ़ रहे हैं और टीवी पढ़ रहे हैं, तो अखबार आप टॉयलेट जाने के लिए मत पढ़िए, क्योंकि वो आपके देश को बर्बाद कर रहा है। बहुत सारी खबरें आपको नहीं छाप रहा है, ठीक है। जो नहीं छाप रहा है वो और ज़्यादा भयानक है, जो खबरें नहीं छप रही हैं। तो ये मोदी जी के वोटर भी समझते हैं इस बात को। उनको ये बात, ये जो मैं हिंदी में बोलता हूँ तो स्पेनिश में समझ जाते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी जैसे आपने बोला कि ये मोदी के वोटर भी इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मैंडेट जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है? वो अलग है। वो राजनीतिक प्रतिक्रिया देना वो एक अलग है। एक वोटर कई फैसले लेता है ना। वो मोदी को वोट देने के अलावा एक बिजनेसमैन बनता है, डॉक्टर भी बनना चाहता है, इंजीनियर भी बनना चाहता है, रेलवे की नौकरी भी करना चाहता है। अब आप देखिए कि ग्रुप डी का फॉर्म भराया गया, ठीक है, लाखों की संख्या में छात्र हैं। मामूली से फोटो के कारण लोगों की परीक्षा फॉर्म रद्द कर दी गई, उनको वापस कर दिया गया। कुछ सुधार हुआ, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में चले गए। हताश हैं बेचारे। तो ये क्यों नहीं पहली हेडलाइन बननी चाहिए ना। जब आप मोदी की तरफ से रोज बैटिंग कर रहे हो पब्लिक में, तो ये तो मोदी का ही वोटर है, ये तो और किसी को वोट नहीं दिया। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप किसके वोटर हैं, तो बताएगा कि वो मोदी जी को ही वोट दिया है। तो क्या वो डिजर्व नहीं करता कि उसको अटेंशन? अब वो रोज जाता है, उसको एक स्टिम्युलेटर मिला हुआ है ट्विटर, उसको लगता है कि ट्रेंड करा देना डेमोक्रेटिक होना है। तो अभी देखिए CGL 2017 के परीक्षार्थियों ने रविवार को खूब ट्रेंड कराया, अंत में मुझे लिखना, सर किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमने तो ट्रेंड भी करा लिया। तो ये स्टिम्युलेटर में जाके जहाज उड़ा लेने से आप असली में जहाज नहीं उड़ा सकते हैं। तो लड़के समझ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वो कभी भी अपशब्द नहीं बोलते हैं मोदी जी के बारे में। वो हताश हो गए हैं, टूट गए हैं, ये तो उनकी बड़ी बात है, जीत है कि वो लड़के बर्बाद हो गए हैं, मगर अभी भी वो बहुत श्रद्धा से उनके बारे में राय रखते हैं। ऐसा क्यों? मोदी की लोकप्रियता के बहाने मीडिया काम ना करे, ये जनता ने कब कहा है? जनता ने तो ये नहीं कहा ना कि हम मोदी जी को चुनते हैं, हम उनके पीछे जिंदाबाद कर रहे हैं, तो आप लोग भी जिंदाबाद करो हमारा। ये तो जब मीडिया ने नहीं कहा ना, जनता ने नहीं कहा। लेकिन मीडिया मोदी के कवर में बैठ के, क्योंकि क्या है, क्यों करता है बताऊं? कि एक तो डर के मारे अब कर नहीं सकता असली काम, बात यह है, तो औकात नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि लो कॉस्ट चमचागिरी का फॉर्मूला है, मोदी करते रहो, उनका जो भी एजेंडा है उसको लेकर रोज शाम को बैठ के उस पर करते रहो, तो उसमें चवन्नी खर्च नहीं होता है, ऐड वही मिल रहा है, कमाई वही हो रही है। तो एक एंकर बैठना है, 2 दिल्ली के फालतू लोग हैं जिनको शाम में काम नहीं है, वो आके झगड़ा करते हैं और वो गुजर जाता है, वो 1 घंटा बीत जाता है। तो दर्शक अभी समझ नहीं रहा है।
दर्शक समझ रहा है कि ये पत्रकार हैं, पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे जब पता चलता है, जब वो अफेक्टेड पार्टी होता है, जब वो देखता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने उसकी फीस, बच्चों की फीस 1 करोड़ बढ़ा दी और यही मीडिया नहीं बोल रहा है, किसी को ललकार नहीं रहा है, तो धीरे धीरे वो समझता है कि मेडिकल कॉलेज कौन चला रहे हैं और कौन लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, तो वो सब फोटो देखता है। लेकिन वो उसका राजनीतिक पसंद जो है ना, वो एक अलग, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। वो इसलिए नहीं कहता कि हम मोदी को वोट देते हैं तो आप हमारे बच्चों की फीस 2 करोड़ कर दीजिए, है ना, आप हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दीजिए, और हमारा जो आसपास की लोकेलिटी का जो प्रश्न है उस पर कोई आप कवरेज ना करें, हमारे समस्याओं को ना दिखाएं। वो ये नहीं कहता। दोनों को अलग चीजें करके हमें देखना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अब बिल्कुल भी होप नहीं बचा है, या अभी भी? अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, मैं एक चीज बताता हूं, जैसे 2006-7 में जब मीडिया, बहुत सारे नए नए चैनल्स आए थे, किसी पे क्राइम शो दिन भर चलते रहता था, काल कपाल महाकाल, चुड़ैल का बदला, हाँ, तो वो फेज आया और वो निकल गया। नहीं, वो जब वो आया तो किसकी कीमत पर आया? पूरी रिपोर्टिंग के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करके आया। तो दोबारा से रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर नहीं आया, फेस चेंज करता रहा, लेकिन रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ। तो वो अब वो पुरानी 10 साल पुरानी बात हो गई है। तो आपको इस तरह से समझिए कि भाई हम कोई 101 सफलता के 101 फॉर्मूले वाली किताब तो रेलवे स्टेशन पर बेच नहीं रहे हैं, इसमें पहले होप है। तो न्यूज रूम के भीतर का स्ट्रक्चर समाप्त हो गया है। जो भी लोग हैं वो वैचारिक रूप से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और डर गए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? वो अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं बेचारे, उसमें क्या करें? वो इसका बहाना लेके भी वो लोग डर गए हैं, सब कोई डर गया है, तो कोई उस चीज को क्वेश्चन नहीं कर रहा है। और ये सारा सवाल पत्रकारों पे भी नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है। आप एडवर्टाइजर से भी पूछिए ना कि इतना कम्युनल डिवाइसिव प्रोग्राम को आप स्पॉन्सर कैसे करते हैं? क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अमेरिका में जाइए तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसे चीजों को, कार्यक्रमों को स्पॉन्सर नहीं करती हैं जो रेशियल हैं। उन्होंने बाकायदा अपना ग्रुप बनाया हुआ है कि हम अपना प्रोडक्ट ऐसे जगहों पे नहीं स्पॉन्सर करेंगे। इंडिया में बताइए कोई ऐसा ग्रुप है? तो कोई आदमी थोड़ा दिमाग से, रैशनल तरीके से काम ही नहीं कर रहा है यहाँ। तो पूरा सर्किल वैसा बना हुआ है, तो वो स्ट्रक्चर अब बहाल नहीं हो सकता है, इसलिए कोई होप नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा के लिए खत्म हो गया है। 2-4 इधर खबरें छप जाती हैं, उसको लेकर आप होप का बिजनेस मत कीजिए। जो मेन स्ट्रीम न्यूज इंस्टीट्यूशंस हैं वो खत्म हो चुके हैं। इसमें कभी कभी कुछ छप जाना वो अलग बात है, वो तो छपता रहेगा। तो उसी का तो है ना, मैं उसी की बात कह रहा हूँ। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। या फिर जर्नलिस्ट में भी अब वो यूनिटी नहीं रही। जर्नलिस्ट भी वो एक तो वहां से जब सैंक्शन मिल गया, देखिए प्रवृत्ति क्या होती है, जब आपको पता चल जाए कि आप पढ़ाई ना करो दिन भर, पिताजी घर में कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, तो दिन भर लेट के उन्हीं के बगल में रिमोट लगा के टीवी देखते रहिए, क्रिकेट मैच देखते रहिए, पता चला 4 दिन गुजर गया, पढ़ाई नहीं की। तो यही माहौल इस वक्त पत्रकार एंजॉय कर रहे हैं। गोदी मीडिया के लिए इस वक्त भारत के किसी भी सेक्टर में गोल्डन एज नहीं है एक्सेप्ट गोदी मीडिया के सेक्टर में। मतलब उनका शानदार वक्त गुजर रहा है, उनको कहीं जाना नहीं है, जूता भी गंदा नहीं होता है, कोट भी आप उसमें 50 पैसे सर्फ के भी खर्च नहीं होते हैं, वो पहनना है और प्रोपेगेंडा करना है, हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस। हम लोग फिर से सोशल मीडिया की बात करते हैं। आपने स्टार्टिंग में बात की थी, आपने तो ट्विटर क्विट कर दिया कई साल पहले। हाँ, उसकी अलग क्रिएटिविटी। हाँ, पहले तो बहुत देख लीजिए कि किस किस तरह के लोग हैं, भाषा किस तरह की हैं, तो वो मेरी तबीयत में, क्योंकि वहाँ मैं लंबा लंबा लिखता हूँ। अच्छा। वहाँ पूरे पर्सपेक्टिव के साथ लिखता हूँ, पूरी बातों के साथ लिखता हूँ जी। तो वहाँ इस तरह से लिखता हूँ और थोड़ा उदाहरण दे के लिखता हूँ, थोड़ी मेहनत करके लिखता हूँ, 2000 शब्दों में लंबा लिखता हूँ। वो ज़्यादा मुझे ठीक नज़र आती है। ये ट्विटर वगैरह उस समाज में ज़्यादा चल रहा है कि जहाँ पढ़ने की आदत कम हो गई है लोगों की, तुरंत रिएक्ट करना। तुरंत क्यों रिएक्ट करना है? कुछ नहीं होने वाला है, चिंता मत कीजिए, रिलैक्स रहिए। फेसबुक मैं खुद आपको फॉलो करता हूँ, आप जो भी पोस्ट लिखते हो पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उसके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। कई बार मैंने देखा है, मैं 1-2 सवाल उन लोगों का आपके लिए लाया हूँ। बेसिकली क्या कि कई बार एलिगेशंस आप पे वो लगाते हैं, गाली गलौज की मैं बातें नहीं कर रहा, जो सेंसिबल कभी तो वो कई बार ये कहते हैं कि आपका जो शो है प्राइम टाइम, पहले आप डिबेट भी करते थे। हाँ, तो बीजेपी ने बहिष्कार कर दिया ना, तो वो जब प्रवक्ता नहीं भेजेंगे तो हम कैसे बहस करेंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए जैसे बीजेपी के लीडर नहीं आते, हाँ, तो उस विचारधारा के प्रोफेसर नहीं, ये सब खुदरा खुदरी, ये सब अनऑफिशियल के नाम पे जो दुकान चली है ना दिल्ली में, मैं इन सब चीज़ों को वैल्यू नहीं करता। कभी कभी काम चल जाता है, कर लेता हूँ, लेकिन उनको भी पता है कि सुबह शाम वो अनऑफिशियल तरह से बात बीजेपी की करनी है, तो कोई अकाउंटेबल तो है ना। देखिए, यही डिबेट में हुआ है कि डिबेट में इस तरह के प्रवक्ताओं को डाल के पूरी पॉलिटिकल पार्टी और
रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट ने और जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको, वो भी एक अपने आप में इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये डिबेट क्यों मैं कहता हूँ कि इसने डेमोक्रेसी को किल किया, मारा, उसके पूरे नॉर्म को ख़त्म किया। जितना फ़ायदा के नाम पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप 100 के स्केल पे देखेंगे तो 10% ही है इस डिबेट का। 90% अगर आप ऑब्जेक्टिवली हर डिबेट को एनालिसिस कीजिए तो पता चलेगा कि ये आपके समझने देखने के इंस्टिंक्ट को ख़त्म कर रहा है। और ख़ास तौर पे वो अजीब अजीब तरह के प्रवक्ता आ जाते हैं, कोई बड़ा नेता नहीं आता है। तो आप देखेंगे प्रवक्ताओं की प्रोफाइल देखिए तो हंगामों से, उनकी मूर्खताओं से, उनकी गालियों से वो चर्चा में हैं। पार्टी में उनकी कोई प्रोफाइल नहीं है। जो पार्टी में पद रखते हैं, प्रोफाइल रखते हैं, वो लोग कहीं भी नहीं नजर आते जहां पे आप एक पत्रकार के रूप में सवाल पूछें और उनका जवाब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। अच्छा, मोदी जी के इंटरव्यू को लेकर के आपने कई बार उसके बारे में बातें की, आपने कभी अप्रोच किया? हाँ, किया है। उन्होंने मना कर दिया, उनकी तरफ से चिट्ठी नहीं है, जवाब नहीं आया कि नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई जवाब नहीं आया कि नहीं दे रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं भाई, मैं बड़ा आदर के साथ उनके बारे में लिखता हूँ और बोलता हूँ, नहीं ये सब अच्छा, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछता हूँ। क्या आपको 6 साल हो गए, अब तो 6 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट के, क्या गवर्नमेंट ने कोई भी पॉजिटिव काम किया है? नहीं, ये काम मेरा बताना थोड़ी है। हर सरकार, जो दुनिया की सबसे बुरी सरकार होती है, वो भी एक पॉजिटिव काम करती है। ये ढूंढना मेरा काम नहीं है। जो मैं बताता हूँ वो आप बताइए कि वो गलत है कि नहीं है। क्या मैं वो गलत बता रहा हूँ? यूपी में 69,000 शिक्षक हैं, 68,500 उससे पहले शिक्षकों की बहाली होनी थी, उसमें से 40,000 की बहाली की आपने नहीं की। बिहार चले जाइए तो वहाँ पे एक डिग्री को लेकर, NIOS की डिग्री को लेकर इनवैलिड कर दिया, तो 2.5 लाख शिक्षक वैसे ही बेकार हो गए वहाँ पे। तो ये सब जो परेशान है, जब मैं इनकी कहानी बताता हूँ तो क्या मैं वो गलत बता रहा हूँ? वो मुझे बताइए, जो मैं बता रहा हूँ उसमें बताइए मुझे, ये मेरा काम नहीं है। डुप्लीकेट रवीश घूमते हैं सर TSP पे उनको देखते हैं आप? 1-2 बार देखा। अच्छा, कि काफ़ी मेहनत करता है। हाँ, काफ़ी मेहनत करता है। हाँ, बहुत ही रिस्पेक्ट है उस कलाकार के प्रति। मिले उनसे कभी? मैं मिला नहीं हूँ, पर बहुत ही रिस्पेक्ट है उस कलाकार के प्रति, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत से और समझ के मिमिक्री करते हैं। नहीं, मैं उसके प्रति श्रद्धा उमड़ गई, मैं हंस नहीं पाया। मैंने कहा कमाल है, मतलब इतना अच्छा रिसर्च। और कलाकार वैसा ही होना चाहिए कि जब वो अपने कलाकार का काम करे ना तो लगे कि कलाकार है, ये नहीं कि आम कैसे खाते हैं, उस टाइप का कलाकार नहीं लगे। हाँ, हम तो आम खाते हैं, मगर अगर आप जाके सवाल पूछिए कि आम कैसे खाते हैं, इस टाइप के कलाकार से तो अच्छा है कि जो मेरी नकल करते हैं। आप देखिए कि वो कितनी मेहनत करते हैं, बहुत ही बढ़िया मेहनत करते हैं वो। बिल्कुल, वो बहुत मेहनत करते हैं और रवीश जी भी बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी रिपोर्ट्स ला के देते हैं हमें। तो थैंक यू, धन्यवाद।